हेलो स्टूडेंट्स, जीओसी 1 में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स की एप्लीकेशंस ले रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने डाइपोलमेंट के बहुत से एग्जांपल्स करवा दिए थे। कुछ एग्जांपल्स और बचे हैं तो वो मैं यहाँ ले लेता हूँ। हेडिंग आप लिखी रखिए आप लोगों ने, डाइपोल मोमेंट। डाइपोलमेंट में एक और एग्जांपल है H2O एंड एल्कोहल। एल्कोहल में मिथाइल एल्कोहल ले लेता हूं और यहां होगा डाई मिथाइल एल्कोहल। तो डाइपोलमेंट अगर देखा जाए तो आप लोग देखिए, यहां मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां भी मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दो मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स तो इसी डायरेक्शन में होते हैं। तो इस हिसाब से तो डाइपोलमेंट किसका ज़्यादा होना चाहिए? ईथर का ज़्यादा होना चाहिए, अल्कोहल का कम होना चाहिए और वाटर का और कम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। इसमें डाइपोलमेंट का ऑर्डर ये होता है। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे यहाँ बड़े ग्रुप आते जाते हैं, ये बड़े ग्रुप आते जाते हैं, वैसे वैसे इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ता जाता है। यहाँ का बॉन्ड एंगल के रेस्पेक्ट में ये बॉन्ड एंगल और ज़्यादा बड़ा होता है, ये बॉन्ड एंगल और बड़ा होता है। इस कारण से डाइपोलमेंट कुछ कैंसिल करने लगते हैं और डाई इथाइल ईथर का मतलब डाई मिथाइल ईथर का डाइपोलमेंट कंपैरेटिवली कम होता है। इसी तरीके से CH3Cl, CH2Cl और Cl ये है, और CH 3Cl है मतलब क्लोरोफॉर्म है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ डाइपोलमेंट का ऑर्डर देखें तो डाइपोलमेंट का ऑर्डर यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ ये सभी चारों क्लोरीन्स एक दूसरे का डाइपोलमेंट कैंसिल करने लगते हैं। ओवरऑल रिजल्टेंट मॉलिक्यूल का डाइपोलमेंट 0 आता है। ऐसा देखने में लगता है कि एक क्लोरीन तो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ तो 2 क्लोरीन है तो ज़्यादा डाइपोलमेंट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच का एंगल कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा, बड़े बड़े क्लोरीन हैं तो एक दूसरे का डाइपोलमेंट कुछ कैंसिल करने लगेंगे, और यहाँ जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ते जाएंगे डाइपोलमेंट कैंसिल होगा। और यहाँ तो एग्जैक्ट, ये पहले भी लिया था मैंने एग्जांपल कि ये तीनों क्लोरीन का जो एग्जैक्ट डाइपोलमेंट है वो इस क्लोरीन के बराबर ही आता है, इसलिए ये सभी एक दूसरे का डाइपोलमेंट कैंसिल कर देते हैं। तो डाइपोलमेंट का ऑर्डर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ये इस तरह का बेंजीन का एग्जांपल मैं पहले भी ले चुका हूँ। यहाँ नाइट्रो है और यहाँ इस जगह मैं ले लेता हूँ OMe। यहाँ नाइट्रो और यहाँ क्लोरीन, और इस जगह मिथाइल। इसमें डाइपोलमेंट का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा जो डाइपोलमेंट आता है वो फर्स्ट का आता है। शायद ये एग्जाम्पल पहले आ चुका है, कोई नहीं, चलो कर लेते हैं। ये -M वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और ये +M वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जिस ग्रुप के पहले एटम पर लोन पेयर होते हैं वो +M ग्रुप होता है, वो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस कारण से अच्छा OMe ग्रुप का अगर आप M इफेक्ट देखोगे तो +M है, और I इफेक्ट देखोगे तो -I है, क्योंकि है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का नेचर होता है। तो -I इफेक्ट है तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें? तो इसका आंसर तुम्हें पता है कि किसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, M इफेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हेलोजेंस के लिए वैसे तो I इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वरना और ग्रुप्स के लिए तो M इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, इसने दिए हैं, इसने भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए हैं, और इसने भी कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट किए ही होंगे। हालांकि इसका +M भी है, -I भी है, -I इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं, तो सबसे ज़्यादा डाइपोलमेंट होना चाहिए A का, फिर C ऑर्डर होगा A, C एंड B में डाइपोलमेंट कंपैरेटिवली कम होगा। तो ये थे डाइपोलमेंट। अब हम लोग लेते हैं आगे का पॉइंट नंबर 5 लिखिए, ये लिख लीजिए एग्जाम्पल, वीडियो पॉज करके।
अब हम कंपैरिजन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, इनका कंपैरिजन करना है। एल्कीन्स दी होगी अलग अलग, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। तो इसके लिए सिंपल से रूल ये है कि पहले तो रेजोनेंस ही इंपॉर्टेंट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट ही देखना चाहिए। जिसका रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा, वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी। और फिर उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन देखना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट तो पॉइंट आएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस इफेक्ट या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब रेजोनेंस कह सकते हैं डायरेक्टली कि रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उस एल्कीन की उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और भी कुछ पॉइंट्स हैं लगातार आते रहेंगे, उनको बीच बीच में मैं लिखवाऊंगा, साथ में एग्जांपल्स करते हैं। ये एल्कीन है और ये एल्कीन है, ये एक एल्कीन है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिए। ये एल्कीन ये है, दूसरा एल्कीन, इनमें कंपैरिजन करते हैं स्टेबिलिटी का, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ये ईथीन है, इथाइलिन जिसे कहते हैं, इथाइलिन। एग्जाम्पल नंबर 3, इस एल्कीन में कंपैरिजन करना है, इसमें रेजोनेंस है। एक एक एग्जाम्पल को लेते हैं। फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल है, इसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी अपन को बतानी है और स्टेबिलिटी के लिए पहले रेजोनेंस इफेक्ट देखना चाहिए। और साफ दिखाई दे रहा है इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है, यहाँ रेजोनेंस कम है, और यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा है, या कह सकते हैं इसमें पाई बॉन्ड्स ज़्यादा कॉन्जुगेशन में, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, यहाँ रेजोनेंस तो नहीं है किसी में भी, बट नंबर ऑफ अल्फा एच में सेम एग्जांपल में हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस में भी ले चुका हूँ। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स देखने हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखिए इसमें कितने हैं, 12। डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे जो sp3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें 12 अल्फा एच हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। इसमें 3, 3 और 3 मीन्स 9 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, और इसमें केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इस कारण से स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इन दोनों में कंपैरिजन करें, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है बट रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है बट हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है अच्छा खासा, 12 हाइड्रोजन्स है, बट रेजोनेंस नहीं है। अब कौन जीतेगा? रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस कारण से ये वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी दूसरी एल्कीन के रिस्पेक्ट में। इन्हें लिखो और मैं लेता हूँ एग्जांपल्स, फटाफट लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 4, ये एल्कीन है, इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं। ये एल्कीन, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड हैं। स्टेबिलिटी बताइए। और एक में थोड़ा ज़्यादा डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ये लीजिए। हालांकि ये एल्कीन नहीं है
ये तो बेंजीन है, फिर भी इस एग्जाम्पल में यहाँ डबल बॉन्ड और इस एग्जाम्पल में कुछ मीथाइल भी अटैच्ड है। इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज किया, और थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और भी थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। इनमें स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें एक एल्कीन तो ये है और दूसरा एल्कीन ये है और तीसरा एल्कीन ये और चौथा एल्कीन ये वाला। स्टेबिलिटी में कंपैरिजन कर लेते हैं, अभी इनका ही करते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, जल्दी से मैच करने हैं हमें, तुरंत फटाफट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में इसमें तो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन से तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, कम होगी, और इसमें तो महा कॉन्जुगेशन है, मतलब ये तो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक के कारण स्टेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए यहाँ? स्टेबिलिटी में आप ABCD कर दिया कीजिए, ये वर्ड ABCD इस तरीके से कर दिया कीजिए अगर सीक्वेंस में ना हो तो ये A स्ट्रक्चर है, ये B स्ट्रक्चर, ये C स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर C मोस्ट स्टेबल होगी क्योंकि वो तो एरोमेटिक है। नेक्स्ट B और C, B एंड नहीं A आएगा, A एंड B ये होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, कॉन्जुगेशन पहले देखना है या हाइपर कॉन्जुगेशन पहले देखना है? तो भाई रेजोनेंस पहले देखना है, मतलब कॉन्जुगेशन पहले देखना है। इसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है। जब इन दोनों की स्टेबिलिटी इन दोनों से ज़्यादा होने वाली है, फर्स्ट सेकंड की स्टेबिलिटी थर्ड एंड फोर्थ से ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इन दोनों में ही रेजोनेंस है, इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। अब इनको करते हैं। इसमें रेजो है, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कितने हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं? तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। 2 अल्फा हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में भी रेजोनेंस है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अवेलेबल हैं? इसके लिए डबल बॉन्ड के जस्ट पास में 3 यहाँ है, 2 यहाँ है। इस डबल बॉन्ड के जस्ट पास में 3 यहाँ है, 2 यहाँ है। कितने हो गए? 3 ये 10 हो गए। 10 अल्फा हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ रेजोनेंस तो नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, तो समझ रहे हो, डबल बॉन्ड ये वाला H दोनों के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। इस एल्कीन के साथ में भी है, इस एल्कीन के साथ में भी है, यहाँ भी एक H है। तो कौन सा? इसमें 2 अल्फा H है, और इसमें देख लो कितने हैं। मेरे हिसाब से तो रेजोनेंस तो इसमें है नहीं, और तुम्हारे हिसाब से हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें 10 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। कैसे 10? इस एल्कीन के जस्ट पास में 2 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ। इस एल्कीन के जस्ट पास में 3 यहाँ और 2 तो कॉमन ही हो गए, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए? इन्हें ABCD कर दें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा B, देन A, फिर क्या करना है? फिर होना चाहिए D, क्योंकि इसमें अल्फा H ज़्यादा है, और फिर होगा C, क्योंकि इसमें अल्फा H भी कम है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी कम है। ये ऑर्डर इसका होना चाहिए। देखिए इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 में इसमें भी 2 डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, इसमें डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन नहीं है, तो लीस्ट स्टेबल ही हो गया। पीछे सबसे पहले सबसे आखिरी में रहने वाला है ये वाला। अब इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड के जिस पास में ये वाला H हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। इसमें डबल बॉन्ड के जिस पास में ये 3 H यहाँ है, डबल बॉन्ड के जिस पास में 3 H यहाँ है, हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों तरफ से होगा। और इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही है, रेजोनेंस तो है नहीं, इसको तो वैसे ही अलग कर दिया हम लोगों ने। तो ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का? अगर इन्हें ABCD कर दें तो ऑर्डर होगा इसमें मोस्ट स्टेबल हो गया C। स्टेबिलिटी में C हो गया मोस्ट स्टेबल, देन B, देन A, और D को तो सबसे आखिरी में रख दिया। तेरे
लिखो इन्हें फटाफट, वीडियो पॉज करो। ये लो मैं मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 7, ये एग्जाम्पल ब्रांच एग्जाम्पल्स के लिए है। इससे पहले एक नोट डाल के लिख लेते हैं ना। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर सेम हो, तो ब्रांच्ड एल्कीन्स अनब्रांच्ड एल्कीन्स से ज़्यादा स्टेबल होती है। जनरली ब्रांच्ड आइसोमर्स अनब्रांच्ड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ऐसा होता है। कारण मैं बताऊंगा अभी से, है ना। देखिए यहां पर, व्हेन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स आर सेम, अल्फा हाइड्रोजन्स मीन्स जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं वो आर सेम, देन ब्रांच्ड एल्कीन्स या ब्रांच्ड एल्कीन्स आइसोमर कहूंगा मैं, ब्रांच्ड एल्कीन्स आर more stable than unbranched alkenes. Unbranched alkenes कैसे? ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 7, ये एक एल्कीन है और ये एक एल्कीन है, दोनों में अल्फा एच इक्वल है। इसमें देखो डबल बॉन्ड के जिस पास में 3 और 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फॉर दिस एग्जांपल आल्सो 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन से जो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो ब्रांच्ड एल्कीन्स अनब्रांच्ड एल्कीन्स से ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ये है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ऐसा क्यों होता है कि ब्रांच्ड एल्कीन अनब्रांच्ड एल्कीन से ज़्यादा स्टेबल होती है? और ऐसा एल्कीन्स में ही नहीं होता, ऐसा एल्केन्स में भी होता है। एल्केन आइसोमर्स में भी ब्रांच्ड आइसोमर्स अनब्रांच्ड आइसोमर्स से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अभी मैं एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के एग्जांपल्स को यहीं छोड़ते हुए और लूँगा, 7 से आगे 8 से स्टार्ट करेंगे। पर ये ब्रांचिंग वाला जो लफड़ा है वो है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स बनाता हूँ, आपने लिख लिया होगा, आप तो लिख ही लेते हैं। एक बॉक्स बनाएं और इनमें कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसका करना है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के लिए, एल्केन्स के लिए भी कर देता हूं। लिख लीजिए ब्रांच्ड आइसोमर्स, एल्केन्स के लिए भी करता हूँ। ब्रांच्ड एल्केन आइसोमर्स, एल्केन आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन लीनियर या अनब्रांच्ड एल्केन्स। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ब्रांचिंग बढ़ने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। इनडायरेक्टली मतलब इसका यही निकलता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ज़्यादातर केस में तो ये बैठ जाता है, कोई एक्सेप्शन होगा तो बात अलग है, वरना तो नॉर्मल केस में तो ये सही होगा। ठीक है, अब देखो इसका रीज़न भी बता देना चाहिए। इसका रीज़न ये है बिकॉज ब्रांच्ड एल्केन्स, ब्रांच्ड आइसोमर्स have
greater number of primary CH bonds which are stronger than secondary and tertiary CH bonds, जिनमें अब ये क्या चीज आ गई कि प्राइमरी CH है कि सेकेंडरी CH है। देखिए, जिन कंपाउंड्स में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे, वो जब कंपाउंड बने होंगे तो उनके बनते टाइम एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई होगी। इसको आप समझ लीजिएगा इस समय कि एक होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जिन कंपाउंड्स के बनते समय ज़्यादा हीट रिलीज हुई है उनकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम हो गई है, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगेन एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जिन कंपाउंड्स को बनते समय, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स अभी नहीं पढ़ी है, वहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आप पढ़ोगे, पर फिर भी आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये मीथेन है, तो मीथेन के हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना है ना। तो मेटालिक स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में जब इन कंपाउंड्स की रिएक्शन हुई होगी और मीथेन बना होगा, 1 मोल मीथेन बना होगा, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी वो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। इसको मैंने एक सिंपल तरीके से बता दिया, और ज़्यादा टेक्निकली तो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिन आइसोमर्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, इसका मतलब है वो जब बने थे अपने एलिमेंट से तो उनसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी। तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी उस पूरी सिस्टम की, और स्टेबिलिटी बढ़ी होगी, है ना। तो अब इसका क्या रिलेशन है, देखो, जिन कंपाउंड्स में बॉन्ड जितने स्ट्रांग होंगे एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी, क्योंकि जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो उनको एनर्जी देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, तब जाके बॉन्ड टूटते हैं। तो जिन कंपाउंड्स में या जिन बॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज़ है। तो जिन कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे वो स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होगी। CH प्राइमरी जो CH है वो टर्शियरी CH के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये कैसे कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, स्टेबिलिटी देख लो, मैं प्रूव करके बताता हूँ। ज़्यादा स्टेबल कैसे है ना, जैसे मान लीजिए कि ये है CH3 और ये H, कॉमन नेम बताओ इसका जल्दी से, आइसोब्यूटेन। इस आइसोब्यूटेन में ये वाला बॉन्ड टूटा, आपने इसको E1 एनर्जी एब्जॉर्ब की, इसने E1 एनर्जी एब्जॉर्ब की और इसमें होमोलाइसिस हुआ। होमोलाइसिस का मतलब क्या है, होमोलाइसिस का मतलब है लाइसिस मतलब डिसोसिएशन से है। तो इस तरह से इसमें बॉन्ड डिसोशिएट हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया। किसी ऐसी कोई कंडीशन आई कि इसके होमोलाइसिस के लिए, मतलब होमोलाइटिक डिसोसिएशन के लिए, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी, वो कितनी एनर्जी थी, वो E1 एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसमें होमोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ। ठीक है, अब एक और कंपाउंड लेता हूँ, जैसे ये मीथेन ही है, इसमें E2 एनर्जी एब्जॉर्ब की गई और ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होकर इस तरह से बना। देखा गया कि ये वाली एनर्जी जो है, तो CH बॉन्ड ये भी, CH बॉन्ड ये भी, इस बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी का यूज़ हुआ था। अगर बॉन्ड मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो E2 की वैल्यू E1 से ज़्यादा है, मतलब इसको बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगी। इसको कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये टर्शियरी रेडिकल बना, टर्शियरी रेडिकल, और ये बना है प्राइमरी रेडिकल। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये जो ज़्यादा स्टेबल है वो जल्दी से बन जाता है, मतलब आसानी से बॉन्ड टूट सकता है। ये बॉन्ड की एनर्जी देखनी हो ना, अगर रेडिकल्स के लिए बॉन्ड की एनर्जी देखनी हो, बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखनी हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि होमोलाइटिक क्लीवेज कराएं और होमोलाइटिक क्लीवेज के बाद में जो फ्री रेडिकल्स बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी देख लें। जो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बना होगा इसका मतलब है वो बॉन्ड आसानी से टूटा होगा, जो कम स्टेबल फ्री रेडिकल बना होगा उसका मतलब है बॉन्ड थोड़ा मुश्किल से टूटा होगा। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम थी, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम आएगी, क्यों? क्योंकि इसका फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है।
इस तरीके से हम लोग किसी CH बॉन्ड की एनर्जी को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्लियर है? तो मैं वापस आता हूं कि इस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगी, इसका मतलब ये बॉन्ड थोड़ा हल्का बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड है। ये बॉन्ड वीकर है और ये जो प्राइमरी वाले बॉन्ड है ना, इनको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ये बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्लियर है? तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कि सेकेंडरी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसको आप लिखिए फटाफट, मैं मिटाऊंगा। तो इसी बॉक्स में बॉन्ड एनर्जी लिख ही लीजिए आप। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, प्राइमरी CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, सेकेंडरी CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है और टर्शरी CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ और कम होती है। और जिन स्पीशीज़ में प्राइमरी CH बॉन्ड बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ कि ये है ब्यूटेन और ये है आइसोब्यूटेन, ये है आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसमें प्राइमरी CH बॉन्ड गिनिए, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो इसमें 6 ऐसे CH बॉन्ड हैं जो कि प्राइमरी CH बॉन्ड है। 6 प्राइमरी CH बॉन्ड है और इसमें 3 यहाँ है 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो इसमें 9 प्राइमरी CH बॉन्ड है। तो जब ज़्यादा CH बॉन्ड होंगे, जनरली ब्रांचिंग बढ़ने पे प्राइमरी CH बॉन्ड बढ़ जाता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इनडायरेक्टली रीज़न तो ये होता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसमें प्राइमरी CH बॉन्ड ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से इस आइसोमर में देखें कि ये पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है और ये नियोपेंटेन है। इसमें प्राइमरी CH गिनना देखें कितने हैं, 6 प्राइमरी CH बॉन्ड्स। इसमें 1 2 और ये 3 मतलब 9 हो गए, 9 प्राइमरी CH बॉन्ड्स। और इसमें कितने हैं, देखिए कितने हो गए, 12 प्राइमरी CH बॉन्ड। तो बताओ स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए ज़्यादा? ब्रांचिंग बढ़ने पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? तो ब्रांचिंग बढ़ने से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है ये क्लियर हो गया। अच्छा, ब्रांचिंग बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात करें कि इन्हीं दोनों एग्जांपल में अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी ज़्यादा होगी? जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। हीट ऑफ कंबशन की भी बात करेंगे हम लोग। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी के अंदर लिख देता हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन होता है, यहां तक लिख लीजिए पहले आप लोग, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन के भी एग्जांपल अलग से लूंगा। पहले यहां तक लिख लीजिए।